तो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ आगे चल रहे हैं। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आता है वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ के बारे में आपने क्या सीखा हुआ है, पाई वी इज इक्वल टू के, पी वी इज इक्वल टू के पड़ा हुआ है, यहाँ पे पाई वी इज इक्वल टू के हो जाएगा। दूसरी तरफ चलें तो हमारे पास आता है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। सही है, वो जो गेल-लीवैक लॉ नहीं था जिस तरह गैसेस के अंदर, वैसे वाले हालात हैं। तो प्रेशर टेम्परेचर लॉ की बात करें तो पाई ओवर टी इज इक्वल टू के हो जाएगा। सही है जनाब, पाई ओवर टी इज इक्वल टू के हो जाएगा। दो तरह के लॉज हो गए। इसी तरीके से हमारे पास एवोगैड्रोज लॉ भी आ जाता है। एवोगैड्रोज लॉ की बात करेंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सही हो गई बात। अब इन तीनों को मिला लें तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी विच इज वेरी सिमिलर टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, यहाँ से अब ये बात मैं वाजे करता चलूँ कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो सही चलता है, लेकिन वेरी हाई कंसंट्रेशंस पर एंड फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहती। सही होगा जी बात। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि ये इक्वेशन कब काम कर रही है, कब काम नहीं कर रही। आगे चलते हुए बात चल रही है मुख्तलिफ थीरीज ऑफ ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, इसके बारे में मशहूर थीरीज हैं। मॉलिक्यूलर सीव थीरी, एब्जॉर्प्शन थीरी और कैपिलरी एक्शन थीरी। सही होगा जी बात। ये तीन थीरीज हमारे पास स्टार्ट से मिलती हैं। मॉलिक्यूलर सीव थीरी वो बड़ा सादा सा एक मॉडल पेश करती है। वो कहती है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ना सॉल्यूट के मुकाबले में छोटे होते हैं, और छोटे होने की वजह से वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो एक सीव की तरह, छलनी की तरह काम कर रही है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वहाँ से गुजर जाते हैं। बाद में इस पर एतराज़ उठ गया, बड़ा कॉमन सा एतराज़ था कि भाई अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ही सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट से छोटे हों तो फिर क्या होगा, तो फिर तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी। फिर सॉल्यूट को भी मूव करना चाहिए, लेकिन सॉल्यूट तो मूव नहीं कर रहा। एड्जॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है कि एड्जॉर्ब हो जाते हैं पहले वो जो सतह है उस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन में होने की वजह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे एड्जॉर्ब होते हैं, और एड्जॉर्ब होकर दे डिफ्यूज टू द नेक्स्ट साइड। ये वाला तरीका हो सकता है। तीसरे वाला तरीका जो है वो कैपिलरी एक्शन थ्योरी का है। जो कैपिलरी एक्शन थ्योरी है इसे वेपर प्रेशर थ्योरी भी कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है जी। इसके मुताबिक वो कहता है कि आपके पास जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बेसिकली उसको हम इस तरह बना लेते हैं और उसके अंदर हम एक चैनल बना देते हैं, स्मॉल कैपिलरी बना देते हैं, और इस कैपिलरी में एक तरफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास मौजूद है सॉल्वेंट, यानी कि रिलेटिवली हायर कंसंट्रेशन की बात हो रही है। एक तरफ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पर कैपिलरी एक्शन थ्योरी ये कहती है कि चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूशन हो, दे आर बोथ नॉन वेटिंग, या एटलीस्ट अगर वो वेटिंग लिक्विड हैं भी तब भी वो इस कैपिलरी को वेट नहीं कर सकते। तो अब एक तरफ सॉल्यूशन दूसरी तरफ सॉल्वेंट, दोनों के दरमियान में कैपिलरी खाली जगह है। अब दोनों के वेपर प्रेशर को देखें तो जाहिर बात है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्वेंट वेपर्स की फॉर्म में एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। सही हो गई थी बात। तो ये एक और थ्योरी हो गई हमारे पास, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। एक छोटी सी बात ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस को खुद नापने के लिए आपने फेफर मेथड, बर्कले एंड हार्टले मेथड वगैरह पीछे देख लेने हैं, उनके नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं, उनको लाजमी ध्यान में रखें। फेफर मेथड जो है ना उसके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ करता है, बड़ी लाइट सी डेलिकेट सी, तो अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए ना तो वो जो फेफर मेथड की मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट कर सकती है। अच्छा, तो ये तो कुछ बात हो गई सारी जी ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह की। अब हम आगे जा रहे हैं और हमने बात करनी है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की फॉर्म में आती हैं। तो फिर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि वैल्यू हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वो ऑब्जर्व नहीं होती बल्कि उससे ज़्यादा वैल्यूज़ ऑब्जर्व होती हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर बात करेंगे। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको 9 चैप्टर सॉल्यूशंस फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है एक्सरसाइज में कि सोडियम क्लोराइड का
अगर आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन हो तो उसके लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आती बल्कि उससे ज़्यादा आती है। इसकी क्या वजह है? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। दरअसल जब सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाता है, पहला मसला जी, सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाता है तो देयर अपीयर्स एन एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया आपने तो देयर अपीयर्स a dissociation and formation of ions। तो चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, इन बोथ द केसेस, इन द फॉर्मल केस देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इन द लेटर केस देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इन बोथ द केसेस तो हमें होगा क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच वी एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व आर नॉट ऑब्जर्व, या तो उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, कम वैल्यू आ जाती है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स का केस है पर्टिकुलरली डिसोसिएशन वाला, इसके बारे में एक टर्म आई मेंशन की गई है और वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट और डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इसे कहते हैं वैन हॉफ फैक्टर। इसे क्या कहते हैं जी? वैन हॉफ फैक्टर। ये आ गया जी वैन हॉफ फैक्टर। क्लियर हो गई जी बात। तो वैन हॉफ फैक्टर आई जो है ये मजीद लिखता है कि ये रिलेटेड है विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I-1 N-1। यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। अच्छा, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में इतना ही, सॉल्यूशंस के बारे में भी इतना ही। एक बात थोड़ी सी सॉल्बिलिटी कर्व्स की, वो है पीछे लिखी हुई 9th जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें, तो उसकी बात कर देता हूँ जी कि सॉल्बिलिटी कर्व्स जो होती हैं ना वो आमतौर पे दो तरह की होती हैं। कॉन्टीन्यूस सॉल्बिलिटी कर्व्स होती हैं, डिसकंटीन्यूस सॉल्बिलिटी कर्व्स होती हैं। कॉन्टीन्यूस सॉल्बिलिटी कर्व्स उन चीज़ों के लिए ऑब्जर्व की जाती हैं विच एग्जिस्ट इन ओनली वन फेज। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है पोटाशियम क्लोराइड ही है, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, कोई और इसकी फेस चेंज नहीं होती, इसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आती, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कर्व जो है वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है ना वो एक ही रहेगी। सही है जनाब। अगर मैं टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का ग्राफ बनाऊंगा तो एक ही ग्राफ आएगा, इसमें कोई शार्प टर्न या बेंड नहीं होगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड में 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और फिर ये कैल्शियम क्लोराइड 4 वाटर मॉलिक्यूल वाला भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल वाला भी एग्जिस्ट करता है। तो जिनके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन की वजह से एक नई फेज बनती है, तो हर फेज की अपनी सॉल्युबिलिटी है, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी कर्व शो ए शार्प बेंड और कर्व, और स्पॉट स्टॉप आ जाता है उनमें, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ के बाद सॉल्युबिलिटी डिफरेंट बिहेव करती है। इन्हें कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स कोलाइड्स।